नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम जो है सॉल्यूशन पेपर देख लेते हैं सर्वेइंग 2 का। सर्वेइंग 2 का जो है सॉल्यूशन पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर। और 2018 का देखेंगे। 2019 का ऑलरेडी मैंने देख रखा है पहले से और डिस्कशन भी किया था कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें आए थे 2019 में। प्लेलिस्ट में आपको 2019 का सॉल्यूशन पेपर मिल जाएगा। आज हम लोग 2018 का देख लेते हैं और 17 का भी देख लेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद तो एक वीडियो में 2018 का रहेगा, एक 17 का रहेगा, तो 3 सोल्यूशन पेपर एटलीस्ट तो हम लोग आज देख ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये पटल सर्वेक्षण जो कह रहा है, ये प्लेन टेबल का क्वेश्चन है। ये मैंने पहले ही बताया था, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, सिलेबस से हट गया है ये। ठीक है, अब आपका ये सर्वेइंग फर्स्ट में चला गया है। क्लियर, सर्वेइंग फर्स्ट में चला गया है आपका ये प्लेन टेबल। क्लियर है, तो ये प्लेन टेबल हम लोग इसका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको आप लोग कट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। पटल सर्वेक्षण फिर क्वेश्चन है, ये भी नहीं हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देख लेते हैं। अभी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, उससे पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आपका इससे बनता है वो आपको आइडिया लग जाएगा एक। ठीक है, और अभी हम इसका आज क्लास रिवीजन भी कराने वाले हैं। क्लियर, कंप्लीट रिवीजन जिसमें आपका सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए इसमें त्रुटियां हैं जो पटल सर्वेक्षण की, इसको भी आपको नहीं कवर करने हैं, इसको भी आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब हम लोग यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में जो है वो आपका यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से आपका सिलेबस में है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी भागों को जो है निम्नलिखित में से किसी दो भागों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका सिलेबस में समोच्च, तो कंटूर है आपके सिलेबस में ना। ठीक है, कंटूर, तो कंटूर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए समोच्च रेखा अंतराल क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पूछ रहा है कि समोच्च रेखा अंतराल मतलब कंटूर इंटरवल क्या होता है, ये पूछ रहा है आपसे। और किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि समोच्च रेखा अंतराल किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखा अंतर कहते हैं। किसके मध्य? समोच्च रेखा के मध्य, एक रेखा से दूसरी रेखा के मध्य मध्य दूरी के जो है ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखांतर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी जो कि ये वर्टिकली जो दूरी होता है, जैसे एक हमारा एक यहाँ पर है, मान लीजिए 99 है और ये वाला क्या है 100 है। अब इसके क्या है जो है क्रमागत है, एक ये है, इसकी जस्ट बाद ये है, फिर ये इस तरह से 110 होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटूर इंटरवल। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल होता है। ठीक है, समोच्च रेखा अंतर होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर समोच्च रेखा अंतराल को प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहा है आपसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्र का प्रकार, कार्य का देश, नक्शे का पैमाना, कार्य के लिए उपलब्ध धन। तो देखते हैं कैसे ये इसको प्रभावित करेगा समोच्च रेखा अंतराल को। ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए अधिक समोच्च रेखांतर रखा जाता है। तो ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जब भूमि है तो वहां पर अधिक हम लोग समोच्च रेखा रखेंगे। देखिए इससे क्या होगा, जब ज्यादा रखने का यहाँ पर पर्पज क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हमारा बहुत ज्यादा ऐसे स्लोप और ऊंचा ऊंचा नीचा है, पूरा ग्राउंड समतल नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक समोच्च रेखा यहाँ पर रख देते हैं, एक यहाँ से जाती है, तो भैया क्या ये देखो दूर दूर हो जाएंगे, तो एक तो बीच में तो गायब हो गया, क्या उसमें स्लोप है क्या पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर समोच्च रेखाएं पास पास रखने पड़ते हैं हमको। ठीक है, तो ऐसे समोच्च रेखाएं कैसे पास पास रखने पड़ेंगे, इससे तब पता चल जाएगा कि किधर भूमि ज्यादा स्लोप है, किधर ज्यादा ऊंचाई है, वो अच्छे से पता चल सकेगा। जबकि सपाट व कम ढालू भूमि के लिए कम उबड़ खाबड़ भूमि में कम समोच्च रेखांतर पर रेखाएं एक दूसरे के अति निकट आ जाती हैं और क्षेत्र की विविधता स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। क्लियर, आगे बात करते हैं कार्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें कार्य का उद्देश्य क्या है, तो छोटे क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों जैसे भवन पुल आदि के लिए समोच्च रेखांतर प्रायः कम रखा जाता है, जबकि बड़े क्षेत्रों तथा सामान्य कार्यों में रेखांतर अधिक रखा जाता है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे उसमें क्या होगा कि समोच्च रेखाएं जाहिर सी बात है ज्यादा ही रखी जाएंगी, तभी स्पष्ट हो सकेगा कि किधर ज्यादा स्लोप है, किधर ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नक्शे का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पे क्या इसको प्रभावित करेगा। जी हम देखते हैं स्पष्टता के लिए जब बड़ा पैमाना लगाना है तो रेखांतर कम रखा जाता है। ज्यादा अगर बड़ी स्केल ले रहे हो तो रेखांतर हम लोग क्या करेंगे, कम रखेंगे, मतलब जो लाइन उस पे एक कंटूर इंटरवल खींच रहे हैं वो हम कम रखेंगे। ठीक है, जब पैमाना छोटा होता है तो समोच्च रेखांतर अधिक रखा जाता है। क्लियर,
कार्य के लिए उपलब्ध धन व समय, तो समोच्च रेखण कार्य काफी श्रम साध्य है, काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है इसको करने में, और क्षेत्र से समान मान के समानित तल एकत्र करने और नक्शे पर समोच्च रेखाएं ढूंढने में काफी समय लगता है और दिक्कत आती है। तो काफी जो है अगर देखें तो श्रम साध्य है, मतलब टाइम भी लगता है और मेहनत का भी इसमें काम है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आप किसी समोच्च नक्शे का प्रयोग सड़क, रेल, नहर के संरेखण है तो किस प्रकार करेंगे, तो ये मैंने अपने नोट्स में पूरा करवा रखा है। ठीक है, बताया भी था। तो इसमें इस तरह का फिगर देखिए बनता है। मान लीजिए सपोज दैट हम लोग को यहाँ पर कुछ बनाना है, ठीक है, रोड वगैरह बनानी है, तो यहाँ से पहले से ही डिसाइड हो जाता है। देखिए, तो विभिन्न समोच्च रेखाओं पर स्थित को वांछित ढाल पर मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखांतर कहते हैं। क्लियर। तो जो समोच्च रेखाएं जो स्थित बिंदुओं को वांछित ढाल पर, जो एक हम लोग ढाल मान कर उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो ये कंटूर लाइन आई है, ये देख रहे हो 140 की है, 140 क्या है इसका लेवल है। ठीक है, और इसी बात यहाँ पर डी और डी डैश है तो 130 है। इसी प्रकार से यहाँ सी है तो सी डैश है 120 है। इसी प्रकार बी है, बी डैश है तो 110 है। इसी प्रकार से ए है तो ए 110 है। ठीक है, 100 है। तो अब क्या है ना, अलग अलग जो है लाइनें, अब इसको एक समान ढाल पे अगर मिलाना है तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे ऐसे मिला दिया है। ठीक है, जब ऐसे ऐसे पॉइंट को मिलाएगा तो उसको हम बोलेंगे समोच्च ढाल रेखा कहेंगे। और मान एक क्षेत्र के समोच्च रेखी नक्शे पर एक सड़क का संरेखण निर्धारित करता है जिनकी पूरी लंबाई में एक 1/30 की अनुदैर्ध्य ढाल दी जाती है। तो ये क्या है, 140 से 100 की तरफ आ रहा है तो ढाल ही तो बता रहा है ये। क्लियर। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। क्लियर। नक्शे में 10 मीटर ऊर्ध्वाधर अंतराल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अंतराल में समोच्च रेखाएं दिखाई गई हैं, और माना सड़क में प्रारंभिक बिंदु ए है जो समोच्च रेखाएं हैं। तो यहां से देखो ये क्या है ना, हर 10 मीटर पे यहाँ पे ढाल दिखाया गया है, हर 10 मीटर पे। क्लियर। ये हर 10 मीटर पे एक ढाल यहाँ पर दिखाया गया है, और इस 10 मीटर ढाल पर ही क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है कितने कितने स्लोप चला है। मान लीजिए ए से स्टार्ट हो रहा है रोड, और बी से होते हुए सी डी ई की तरफ रोड हमारा जा रहा है, या फिर इधर से भी आप ले सकते हो, इधर से जा रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को। तो ये हमारा समोच्च रेखाओं का मतलब मेन, हमारा जो समोच्च रेखाएं होती कैसे डाली जाती है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। सही से स्कैनिंग में आया नहीं ये लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी कुछ इसमें देख लेते हैं, समझ लेंगे। क्लियर। चलिए तो देखेंगे इसमें जो है 100 पर स्थित है जो लास्ट वाला ए वाला। तो यदि अपनी समोच्च रेखा 110 सड़क संरेखण दूसरी बी ए बी को 36 दूरी 10 से 30 मीटर मतलब 300 होगी, तो इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, समझिए वही चीज इसमें लिखा है कि त्रिज्या माप लेते हुए सी डी और इस ई एफ को प्राप्त होंगे। तो जो पॉइंट वहां पे बन रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी, इन पॉइंटों को क्या किया जा रहा है, ऐसे मिला दिया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए, और ये वाला जो है क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं कि समोच्च नक्शे की सहायता से आप किस जलाशय की धारिता मिट्टी के कार्य की गणना किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिट्टी का कैलकुलेशन करना पूछ रहा है, तो भैया इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, यहीं पर कवर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसको मैंने नोट्स में नहीं करवाया है। तो मैंने कहा था कुछ जो चीजें आएंगी हम वहीं पर इसको स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो समोच्च रेखी नक्शे द्वारा किसी जलाशय की धारिता सरलता से ज्ञात की जा सकती है, परंतु परिशुद्धता परिमाप पाने के लिए जो है समोच्च रेखाओं का अंतराल जो है ठीक है, अंतराल सही से स्पष्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अंतराल कम रखना चाहिए, ये कम होगा। ठीक है, अंतराल कम रखना चाहिए ताकि भूमि की छोटी छोटी उबड़ खाबड़ को भी गणना में लिया जा सके। तो मैंने इसको पहले ही बताया था। ठीक है, जलाशय का आयतन जिस समोच्च रेखा तक पानी भरा हुआ है वहीं तक ज्ञात किया जाता है। क्षेत्र का समोच्च रेखाएं नक्शा लेकर प्रत्येक समोच्च रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लानी मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो प्लानी मीटर क्या है, इसको अभी हम लास्ट में कवर कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 7, तो वहां पर इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में देख लेंगे। अब दो क्रमागत समांतर रेखाओं के क्षेत्रफल का औसत लेकर उनकी रेखांतर के गुणा करके उनके मध्य स्थित जल का आयतन ज्ञात कर लिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम ना, यहाँ पर जो ये लेवल यहाँ पे दे रखता है पहले से, आप लोग जो कंट्रोल इंटरवल के माध्यम से आप लोग दिखाते हैं, इसी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके आयतन की गणना
कर लेते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से इसकी हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, तो सूत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तो डैम हो गया, ये डैम हो गया। अब यहाँ पे पानी जो भरा है पूरा, इसका हम लोग आयतन निकालना है। ठीक है, तो माना हम लोग जो है मान लेते हैं कि A1 A2 A3 और AN क्रमागत समोच्च रेखाएं में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, और N क्या है हमारा यहाँ पर समोच्च रेखांतर, और V क्या है जलाशय की धारिता। दो क्रमागत समोच्च रेखाओं से घिरे जलाशय का आयतन जब निकालना होगा तो वॉल्यूम 1 और अपना यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे N/2 अपान A1 प्लस A2। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से V1 निकालेंगे, फिर V2 निकालेंगे, फिर V3 निकालेंगे। ठीक है, तो अलग अलग सबका ऐसे निकालते हुए एक एक पार्ट का ऐसे 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 करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी लोग को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। देखिए, थियोडोलाइट से क्वेश्चन जो पूछेगा आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, थियोडोलाइट भी आपके सब्जेक्ट में है, चैप्टर में। तो थियोडोलाइट की विभिन्न आधारभूत अक्षों तथा उनके संबंधों को समझाइए। तो ये जो देखिए, आधारभूत जो अक्ष है ना, आपसे पूछ रहा है कि एक्सिस। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्सिस पूछ रहा है। तो भैया एक्सिस खूब अच्छे से मैंने हर एक्सिस को बताया है, लिखवाया भी है अपने नोट्स में। ठीक है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं जो लोग नोट्स लिए होंगे। तो थियोडोलाइट के मूल अक्ष निम्न है। उपकरण की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इन आधारभूत अक्षों की जानना जरूरी है। ध्यान रहे ये सभी रेखाएं काल्पनिक है। ठीक है, तो ये हम लोग एक माइंड में इमेज बना लेते हैं, माइंड में इमेज बनाकर देखते हैं। कोई यहाँ लाइन खींची नहीं जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका इस तरह से थियोडोलाइट, ठीक है, ये इस तरह से स्टैंड पर रहेगा, इसमें कोई इमेज होती नहीं है, मतलब जो कोई लाइन होती नहीं, लेकिन बट हम लोग एक इमेज मानकर ऐसे ऐसे पता कर लेते हैं कैसे इसमें हमारा कौन कौन से अक्ष होंगे। ठीक है, जैसे ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, क्लियर, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष होता है, संधान रेखा दूरबीन का अक्ष होता है, ऊपरी पार्श्व अक्ष होता है, प्लेट पार्श्व अक्ष होता है। इसको एक एक करके मैंने बताया है। तो इसको हम अभी डिस्कस भी हो सकता है करेंगे आज, जो रिवीजन क्लास में इन सब का डिस्कशन अच्छे से होगा। ठीक है, रिवीजन कंप्लीट रिवीजन क्लास है, अभी शाम को 3 बजे हो सकता है चलेगा, और 3 PM पे हम इसमें डेली एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। मूल अक्षों में यहाँ पर बस क्वेश्चन देखेंगे, बाकी चीजें हम अभी नोट से समझ लेंगे। ठीक है, मूल अक्षों में वांछित संबंध, ठीक है, कह रहा है। तो मूल अक्षों में वांछित संबंध निम्न है। उपकरण का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंबा होना चाहिए, और इस स्थिति में दूरबीन के संक्रमण पर दृष्टि रेखा एक जो है सत ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है, सत ऊर्ध्वाधर समतल बनाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। ऊपरी पार्श्व का अक्ष दृष्टि रेखा समांतर होना चाहिए। इस स्थिति में सभी ऊर्ध्वाधर कोण दूरबीन के असम अंतराल के कारण, ठीक है, कारण उत्पन्न सूचक त्रुटि में मुक्त होते हैं। तो ये हमारा पार्सल का है कि वो समानांतर एक अक्ष दृष्टि रेखा के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्लियर, प्लेट पार्सल जो होता है, मतलब बबल ट्यूब जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बबल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, बबल ट्यूब, ठीक है, बबल ट्यूब बोलते हैं। तो पार्सल का अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत में स्थित होना चाहिए। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसकी क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर ये अक्ष ये है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल इस पे लगा रहेगा। ठीक है, इस स्थिति में बुलबुले के मध्य होने पर उपकरण का ऊर्ध्वाधर अक्ष सही से तौर पर ऊर्ध्वाधर हो जाता है, होगा, क्योंकि जैसे ये क्या करेगा, इसमें जो बबल होंगे ये बीच में जैसे ही आएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो थियोडोलाइट है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष में हो गया है। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। थियोडोलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण मापने की विधि को समझाएं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्षैतिज कोण मापने की पूरी विधि को समझाइए। अब हम यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो अभी जो रिवीजन क्लास हमारी होगी उसमें हम पूरा इसको अच्छे से डिटेल्स वाइज पूरा बताएंगे। ठीक है, तो वहां इसको समझेंगे। यहाँ पर समझिए कि आपको क्षैतिज कोण मापने की विधि पूछा जाता है, कोई एक विधि लिखनी रहती है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं, हम स्किप नहीं कर रहे, अभी उसको सब लंबा प्रोसेस है, उसको हम अभी एक क्वेश्चन जब कराएंगे ना, अभी मतलब रिवीजन क्लास, उसमें बता देंगे। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में संभावित त्रुटियां कौन कौन सी हैं तथा इन्हें कम से कम करने हेतु क्या सावधानियां लेनी आवश्यक है। तो आपसे त्रुटियां, देखिए मैंने कहा है किसी की भी त्रुटियां पूछे, चाहे थियोडोलाइट की त्रुटियां पूछ ले, चाहे आपको आपसे जो है ऑटो लेवल की त्रुटियां पूछ ले। ठीक है, क्लियर,
चाहे किसी की भी त्रुटियां पूछे या कंपास की त्रुटियां पूछे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का त्रुटियां पूछे, एरर पूछे, तो आपको यही तीनों लिखना है कि हमारे 3 एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर। ठीक है, और इन तीनों के बारे में आपको लिखना है कि अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं, तो प्लेट बबल के समंजन में न होने के कारण। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते स्वयं से, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ जाएंगे उसको हम लोग को कंपनी में ही भेजना पड़ेगा, जहां से वो मैन्युफैक्चर्ड होके आया है, वहां पर जाकर उसको सुधारा जाएगा। क्लियर। दृष्टि रेखा के क्षैतिज अक्ष पर लंब न होने के कारण त्रुटि होती है, क्षैतिज अक्ष के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब न होने के कारण त्रुटि, और दूरबीन के पार्श्व अक्ष और दृष्टि रेखा के समानांतर न होने के कारण त्रुटि। क्लियर। ऊर्ध्वाधर वृत्त में वर्नियर के अपूर्ण समंजन के कारण त्रुटि। सोच रहे कितनी त्रुटियां हो सकती हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में। त्रुटिपूर्ण अंशांकन के कारण त्रुटि, और वर्नियर की उत्केंद्रता से त्रुटि। ठीक है, आगे देखेंगे पर्सनल एरर भी क्या हो सकते हैं। तो पर्सनल एरर आपके माध्यम से होते हैं, जो या सर्वेयर जो करता है सर्वेइंग, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण केंद्रण के कारण जब आप सेंटरिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। अपरिशुद्ध समतलन अगर आप सही से लेवलिंग नहीं किए हैं तब पर भी त्रुटि हो सकती है। फिसलन के अगर पता चला आपने वहीं खड़े हैं, आपका पैर कहीं से टच हो गया, कुछ भी हो गया, तो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, तब पर भी त्रुटि आएगी। गलत सूक्ष्म गति पेज को चलाने के कारण, पता चला आपको लेवल वाला ऊपर ले जाना है, आपने नीचे उसको ले जा रहे हो, उस स्क्रू को घुमा रहे हो, तब पर भी त्रुटि आ सकती है। लंबन के कारण, ठीक है, लंबन के कारण अगर आप जो प्लम्ब आप यूज कर रहे हो अगर वो सही से नहीं कर यूज कर रहे हो तब पर भी त्रुटि आ सकती है, और पाठ्यांक लेने में भी त्रुटि आ सकती है। अगर आप पता चला उसमें कुछ और लिखा है, आपने गलती से कुछ और लिख दिया, तब पर भी त्रुटि आ सकती है। ठीक है, नेचुरल एरर की बात करें तो तेज हवा के कारण कंपन से बबल के मध्य में न होने के कारण त्रुटि। ठीक है, तो ये नेचुरल एरर क्या होता है भैया, आपका जो हवाएं वगैरह चलती है जो नेचुरली हो, आपके ना माध्यम से हो ना इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हो, ठीक है। त्रिपाद के पादों का विषमता से नीचे बैठ जाना। अब पता चला कि नीचे जो है मिट्टी भुरभुरी है, और आपने जो ट्राइपॉड यहाँ पे लगाया हुआ है वो अपने आप ही नीचे कुछ देर में सेटल हो जाएगा, तब पर भी त्रुटि आ सकती है। ताप परिवर्तन के कारण होने वाले प्रसार में त्रुटि, ज्यादा अगर टेम्परेचर है तब पर भी वहां त्रुटि आ सकती है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये एक देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हम लोग अभी सॉल्व करवा देंगे। वहां पर तो लिखा एक जेवा के अंतरलंबों द्वारा एक सरल गोलाकार वक्र कैसे स्थापित करेंगे। तो आपसे करो पूछ रहा है, करो कैसे ये आप लोग लगाएंगे, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो भैया यहाँ पर ये पूछ रहा है कैसे स्थापित करेंगे, एक इसका विधि लिखना है, ठीक है। यहाँ ना कि इसका पूरा फार्मूला ये लिख डाला है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन हम करवाएंगे अपने तरीके से, ठीक है। आप लोग जब अभी रिवीजन क्लास देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, ठीक है, तो वहां पर कराऊंगा। ये सोल्यूशन ही गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये स्थापित करने पूछा है जीवा के अंतरलंबों द्वारा, एक इसमें क्या होता है, एक थ्योरी लिखना होता है, और इस तरह से एक स्टेप बना के अलग अलग स्टेप में कटिंग करके इसको ऐसे निकालना होता है, ठीक है। ये इस तरह से पूरा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, ये सब फालतू में ऐसा कर दिया है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना सोल्यूशन पेपर गलत होता है, ठीक है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये पढ़ना ही नहीं, उससे पढ़ना है, बट उन सब चीजों को हमको देखो, अच्छी चीजें पढ़नी है, खराब चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अच्छी चीजें पढ़िए, खराब चीजें ना पढ़िए, इसलिए मैं सोल्यूशन पेपर करा रहा हूँ, ताकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि क्या गलत है क्या सही है, कि हमसे उसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग संक्रमण वक्र की क्या आवश्यकता है। एक संक्रमण वक्र के हेतु अंतरलंबों के आगणन हेतु विधि जो है सुस्पष्ट करें। तो संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं क्या है, मैंने अच्छे से पूरे थ्योरी में लिखवाया अपने नोट्स में भी, ठीक है। तो यह सीधे पथ पर सीधक के स्पर्शिया होने चाहिए, अर्थात सीधक के अंत पर इसकी वक्रता शून्य होनी चाहिए। संक्रमण वक्र की त्रिज्या सरल वक्र के मिलन बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, जबकि प्रारंभ बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर वक्रता शून्य होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारा संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं हैं। अब आगे देखते हैं, तो संक्रमण वक्र की वक्रता बढ़ोतरी दर वायुत्थान की बढ़ोतरी दूरी पर समानता होनी चाहिए। तो जहां सुपर एलिवेशन होता है ना, वहां पर हम इसको बढ़ाकर रखते हैं, ठीक है, ताकि सरल वक्र के मुंह तक पहुंचते पहुंचते दोनों अपने अपने अधिकतम मान प्राप्त कर लें। ये मैंने अच्छे से पूरा डिस्कशन करके बताया था, और ये क्वेश्चन इस यहाँ पर आया हुआ भी है, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाया हूं वो कहीं बाहर से नहीं भैया, बल्कि यही सब क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है।
चलिए अब इसमें देखते हैं जो है हमारा सीधक के मिलन बिंदु पर संकर्ण वक्र बाह्योत्थान केंद्र शून्य हो जाना चाहिए। तो जिस सीधक पे वो मिलेगा वहां पर हमारा जो है जो हमारा सुपर एलिवेशन है वहां पर 0 होगा। जैसे ही देखो ऐसे जब वो रोड कोई जा रही है और ऐसे जैसे यहाँ पर क्या है ना, ऐसे टर्निंग होती है, ठीक है, जो ये टर्निंग होती है ना यहीं पर हम लोग सुपर एलिवेशन इतने में देते हैं। जैसे ये सीधक में आएगा ना वैसे यहाँ पर सुपर एलिवेशन क्या होगा, 0 होने लगेगा। ठीक है, सरल वक्र के छोर अंत के आगे वायुत्थान क्रमिक घटता जाएगा और संक्रमण वक्र के अंत में पुनः शून्य हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे जो हमने बनाया है फिगर में। ठीक है, संक्रमण वक्र को लंबाई इतनी अवश्य होनी चाहिए ताकि सड़क का पूर्व वायुत्थान इस दूरी पर लगाया जा सके। तो इतनी लंबाई आपको रखना है ट्रांजिशन करो कि ताकि वो पूर्ण दूरी में अच्छे से लगाया जा सके, कोई उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, ये जो दूरी होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर वक्र को स्थापित करने की विधि को लिखें। तो भैया हमने विधि ऊर्ध्वाधर वक्र की निशानदेही निम्न प्रकार करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से बताया भी है और एक ही इसमें कोई मेथड हमने लिखाया भी है। तो उसी मेथड को आपको यहाँ पर पढ़ना है और कोई दूसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ही मेथड मैंने कराया भी है और उसमें वही मेथड इसमें आया भी है। क्लियर, नाम लिख के कभी मेथड नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है टोटल स्टेशन की कार्यविधि को बताइए। तो मैंने एक अच्छे से नोट्स दे रखा है आप लोग को, तो वहां पे टोटल स्टेशन का उपयोग समझाना है और कार्यविधि लिखना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं और हम इसको अभी देखेंगे भी जब सोल्यूशन पेपर जब हम नोट्स बताएंगे। ठीक है, तो वहां इसको समझेंगे। टोटल स्टेशन आपसे ज्यादा पूछता है और टेकोमेट्री से आप क्या समझते हो ये भी हम बता चुके हैं। यह सर्वेक्षण किस प्रकार के लाभदायक है ये भी बता चुके हैं कि जहां पर हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जहां नदियां वगैरह रहती हैं, अगर वहां के आर पार उससे हम लोग को सर्वेइंग करना है तो वहां टेक्नोमेट्री ही सर्वे सुटेबल रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ देखिए ये सारी चीजें इसमें नहीं लिखा रखा है। ठीक है, लेकिन मेरे नोट्स में हर एक चीज लिख रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं लिख रखा है यहाँ पर। ध्रुव बिंदु समस्या से आप क्या समझते हो भैया, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये प्लेन टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्लेन टेबल का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, जितने प्लेन टेबल क्वेश्चन है उनको पढ़ना ही नहीं है, इतना समझ लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, चलिए आई होप कि ये 2017 का पेपर है, बस इतना ही क्वेश्चन इससे बन रहा है। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा वो हम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसमें सभी क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ठीक है, 15-20-15-16 क्वेश्चन रहेंगे, उसी में से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर हम अभी नेक्स्ट पेपर देख लेंगे। ठीक है।